नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह जीडी का मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो इस सोल्यूशन को देख के आप हेल्पफुल हो सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों ध्यान से, इनमें से आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है। इसमें पूछा गया है कि जो आनंद नीलकांतन है उनका शीर्षक क्या है। तो उनका जो शीर्षक रहा असुरा टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। क्या रहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं सही कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए ठीक है, अब इनका जो शीर्षक रहता है किनका था, आनंद नीलकांतन का था, असुरा। इन्होंने, ये भारत के रहने वाले थे, इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे वो सारे के सारे कैसे थे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल से रिलेटेड थे बच्चों। आध्यात्मिक ज़्यादातर जो लिखे इन्होंने आध्यात्मिक लिखे, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इन्होंने ज़्यादातर उपन्यास जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, आध्यात्मिक लिखे हैं। इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन खास बात है, ये जो आपको यहाँ से याद रखनी। जो ऐतिहासिक शैली को दिखाते हैं, आध्यात्मिक शैली को दिखाते हैं, जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें लिखना, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ें लिखना, इन्होंने इन चीज़ों पर काम किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को से संबंधित है। संवैधानिक उपचार जो नॉर्मल पर्सन है, आम लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 32 यानी कि 32 से 35 के मध्य दी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, और आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने किस सेक्शन को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था। संविधान की आत्मा, संविधान की सोल या आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था, किस अनुच्छेद को कहा था। अब आपके ऑप्शन तो नहीं देंगे, यहाँ से आपको आंसर ऐसे ही करना है डायरेक्ट ही। किस अनुच्छेद यानी कि सेक्शन को कहा था, ये बात आपको यहाँ से बतानी, आर्टिकल, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था, यानी कि सेक्स रेशो, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बच्चों क्या याद रखना है, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मेल्स फीमेल्स की संख्या, इसको बोलते हैं हम लिंग अनुपात या सेक्स रेशो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लिंग अनुपात या सेक्स रेशो। हमारे भारत देश का जो रहता है वो रहता है 1943। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात ये आती है कि डेमोग्राफी, अब जो बात आती है वो क्या आती है बच्चों, डेमोग्राफी आती है। डेमोग्राफी में क्या कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी की अगर आपसे बात कहूं मैं, डेमोग्राफी जिसमें जनसंख्या का हम अध्ययन करते हैं, सेंसस के बारे में अध्ययन करते हैं। अब सेक्स रेशो की बात आई है तो सेक्स रेशो में भारत में सबसे अधिक सेक्स रेशो यानी कि जो लिंग अनुपात है भारत के किस राज्य में है बच्चों, केरल में है। हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है यानी कि लिंग अनुपात है वो केरल में है, और सबसे कम कहां पर है, हरियाणा में है। सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में है। केरल सबसे अधिक है, हरियाणा में सबसे कम है। और ओवरऑल भारत की जब बात करते हैं तो 943 आंसर अपना आ जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि भारत जब आज़ाद होता है, भारत जब आज़ाद होता है, आज़ादी के समय, भारत के आज़ादी के समय सेक्स रेशो क्या था भारत का। पहला क्वेश्चन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। दूसरा, ये लिटरेसी रेशो क्या था। अब दोनों क्वेश्चनों के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आपको बताना है। यानी कि स्वतंत्रता के समय से, मेरा आज़ादी के समय से मेरा मतलब है 1951 में जब डाटा यानी कि सेंसस जब किया जाता है, स्वतंत्रता के बाद पहला जब सेंसस हुआ था तो उस समय भारत के लिटरेसी रेशो, सेक्स रेशो क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी आंसर। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं। 24 नंबर का,
स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है के संबंधित होता है। ठीक है, तो किससे स्रावित होता है, स्रावित करना है इसको संबंधित नहीं, स्रावित होता है। तो ये किससे स्रावित होता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ये स्रावित बच्चों होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। बंगाल की जो दीवानी प्राप्त करने के पीछे जो कब प्राप्त की, ये आपसे डेट पूछी गई है। तो ये जो प्राप्त की जाती है, बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 में, 1764 में एक युद्ध होता है जिससे पूरी की पूरी तरह से जो कंट्रोल हो जाता है बच्चों ब्रिटिश लोगों का हो जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की, इसी के युद्ध के समय ही इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की क्या होती है बच्चों, संधि होती है। इलाहाबाद की जब संधि होती है, बक्सर में युद्ध बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में तो दीवानी प्राप्त कर ली जाती है। यानी ये घटना घटित कब होती है, 1765 में। 1764 के बाद ये घटना कब घटित हुई थी, 1765 में घटना घटित होती है। इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। किसके पश्चात की थी, आपसे पूछा जाएगा, बक्सर युद्ध के पश्चात की थी। कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि यहाँ से हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है एस जयशंकर को। किसे दिया गया है, एस जयशंकर, जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री हैं, कौन है, क्या नाम है इनका विदेश मंत्री का, तो वो है एस जयशंकर। ठीक है, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। आगे नाम दे रखा है होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह का। होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, एक निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल मिनिस्टर। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। बात समझ में आई कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस जयशंकर। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। बिहार में जो स्थित है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या होता है बच्चों, ये तोड़ दिया जाता है। बख्तियार खिलजी, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में होता था, सेनापति होता था कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक की ये सेना में था, सेना में था। क्या नाम था इसका, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या करता है, बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से इस विश्वविद्यालय को ध्वंस कर देता है, मतलब पूरी तरीके से तोड़ देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने तोड़ा था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। इसको लेकर कहानी है, क्या कहानी है वो सुनिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर हुआ करते थे या वैद्य हुआ करते थे, राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र, इनके बारे में जो कहानी प्रचलित है वो मैं आपको बताता हूँ। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ते हैं। बख्तियार खिलजी एक बार जब बीमार बहुत भयंकर होते हैं तो वो किसी पीर, हकीम, किसी भी व्यक्ति से वो सही नहीं हो रहे थे और दिन व दिन उनकी जो तबीयत थी वो खराब होती जा रही थी। तबीयत जब धीरे धीरे खराब हो रही थी तो उनके जो इर्द गिर्द जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि जनाब आप अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे वैद्य के पास जाइए जो आपको ठीक कर सके। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर, पीर, हकीम बना ही नहीं जो मुझे सही कर सके। तो किसी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक वैद्य है जिनका नाम है राहुल श्रीभद्र, आप उनके पास जाइए। लेकिन बख्तियार खिलजी की इतनी ताकत शरीर में नहीं बची हुई थी कि वो वहाँ तक जा सके और वो जाना भी नहीं चाह रहे थे। वो कहते वो काफिर हैं, मैं उनके पास दिखाने नहीं जाऊँगा। लेकिन फाइनली क्या डिसाइड होता है कि राहुल श्रीभद्र को नालंदा विश्वविद्यालय से बख्तियार खिलजी के पास ही बुला लिया जाता है। बख्तियार खिलजी से जब वो मिलते हैं तो वो उनकी तबीयती जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल के बाद जब निष्कर्ष पे पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ आप सही हो सकते हो, लेकिन आपको कंटिन्यू क्या करना होगा, दवाइयों का सेवन करना होगा। लेकिन एक और चीज़ निकल के आती है, वो कहते हैं एक और चीज़ ये निकल के आती है बच्चों,
हाँ सही आवाज़। एक और चीज़ निकलती है कि जो बख्तियार खिलजी था उसने मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं लूँगा, तो अब मुझे आप सही करके दिखाओ। राहुल श्रीभद्र को कहा, राहुल ने फिर कहा ठीक है आप दवाई मत लीजिए लेकिन आप कुरान तो पढ़ेंगे, तो आप तो कुरान पढ़ोगे तो वही काम मेरा हो जाएगा। तो राहुल श्रीभद्र ने जो मेडिसिन्स थी, दवाइयाँ थी, जो कुरान थी उस पर लगा दी। जब जो बख्तियार खिलजी थे जब उस पेज को पलटते मुँह से लगाते, कुरान पढ़ते, तो वो दवाई ऑटोमेटिक उनके मुँह में चली जाती और कुछ समय के पश्चात वो सही हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि जब कोई लोग सही हो जाते हैं तो उन्हें वो पुरस्कृत करते हैं, और लेकिन बख्तियार खिलजी ने ऐसे पुरस्कृत किया कि पूरा नालंदा विश्वविद्यालय ही जला के राख कर दिया। मेरा मानना है कि इतिहास की सबसे सर्वनाक घटनाओं में से एक है जो भारतीय ज्ञान को पूरी तरीके से जला दिया गया। तो बख्तियार खिलजी ऐसा व्यक्ति था और राहुल श्रीभद्र हमारे ऐसे व्यक्ति थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है? बौद्ध विश्वविद्यालय है बिहार में। इससे नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने कोरिया, चीन, वियतनाम, फॉरेन कंट्रीज से आ रहे थे। ठीक है, इनको बनवाने वाला जो था वो कुमारगुप्त था। किसने बनवाया था बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्यान रखना, कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ाया जाता है वो लड़ा जाता है कब? 1191 में लड़ा जाता है बच्चों। किसके मध्य लड़ाया जाता है? मध्य लड़ा जाता है। तो ये जो लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा जाता है। जैसे पृथ्वीराज प्रथम जो युद्ध तराइन का होता है उसमें जीत हासिल करता है। प्रथम युद्ध में क्या करते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीत हासिल करते हैं और मोहम्मद गौरी को छोड़ देते हैं। लेकिन सेकंड 1190-20 में जो होता है, ये तो 1191 में हुआ था, 1192 में जो होता है तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह आक्रमण कर देता है मोहम्मद गौरी बिना बताए, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध जो हुआ था बच्चों वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जयचंद वर्सेस गौरी के मध्य होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये जून के महीने में आयोजित किया जाता है बच्चों। किस महीने में आयोजित किया जाता है? जून के महीने में रज पर्व जो है ओडिशा में की जाती है। ठीक है, ओडिशा का नाम पद परिवर्तन करके आज के टाइम पे क्या कर दिया गया है? ओडिशा नाम परिवर्तन कर दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ओडिशा की कैपिटल क्या है बच्चों? भुवनेश्वर है। टेम्पल्स कैपिटल कहा जाता है भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जून। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का नारा किसने दिया? तो आप, ये बहुत प्रचलित नारा है, ये सबको पता है। ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक ने क्या दिया था बच्चों? ये नारा दिया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वाद यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। मैंने क्लासेज में आपको बहुत सारी चीज़ें करवा रखी है। ठीक है, ये मैंने ट्रिक में करा रखा है। सरोद के जो करने वाले लोग हैं मैंने क्लासरूम में ट्रिक में रूप में करा रखा है। तो आपको यहाँ से आंसर होगा अमजद अली खान, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को आपको पता ही है, शहनाई वादक हैं। क्या बजाते हैं बच्चों? ये शहनाई वादक हैं। ये वाद्य यंत्र वालों के नाम दे रखे हैं। जाकिर जो हुसैन है उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये क्या बजाते हैं बच्चों? तबला बजाते हैं, ड्रम। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तबला का जो संबंध है वो किससे बच्चों? जाकिर हुसैन से है। हाल ही में कैलिफोर्निया में इन्होंने आखिरी सांस ली थी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य दोनों शैलियों में गुरु। उन्हें वर्ष 1957 संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। तो वो कौन सी हैं बच्चों? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम भी करती हैं, ओडिसी भी करती हैं। भरतनाट्यम जो राज्य को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, भरतनाट्यम का किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है तमिलनाडु को। भरतनाट्यम जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो किस राज्य को करता है? तमिलनाडु को करता है बच्चों। किसको करता है? तमिलनाडु को करता है। अब दूसरा क्या है? ओडिसी। ओडिसी किसको करता है? ओडिसी जो है ओडिसी राज्य को ही करता है।
ओडिशा स्टेट को करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इन दोनों को सोनल मानसिंह करती हैं, तो ये बात इनके बारे में ध्यान रखें। दोनों क्लासिकल डांस का टाइप है। हमारे भारत देश में 8 क्लासिकल डांस को मान्यता है, ठीक है। क्लासिकल कितने डांस है? 8 क्लासिकल डांस को मान्यता है। किसको मान्यता है? 8। तो 8 में पहला नंबर आता है भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम। दूसरा आता है बच्चों कथक का। ऐसे सीक्वेंस नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं इसको। कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और कथकली। ऐसे करके 8 हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये हमसे पूछा गया बच्चों, ठीक है। और कहाँ की गई ये हमसे पूछा गया। तो ये कहाँ पे की गई थी? 1867 में। ना कलकत्ता, ना पूना, ना चेन्नई। कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। बम्बई जिसको आज हम बोलते हैं, कहाँ पे की गई थी बच्चों? बॉम्बे में ये की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हमसे पूछा गया। तो ये किस राज्य में है बच्चों? ओडिशा में ये राज्य में ये स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है वालों को, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये कितनी बार रिपीट हो, हद से ज़्यादा रिपीटेड। हाँ, सीजीएल में, एनटीपीसी में, हर जगह ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है देखते हैं। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक की 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का संप्रभवी बन गई थी? ये हमसे पूछा गया। तो गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट, यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट। ये हमसे बच्चों पूछा गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम के तहत ये घटना घटित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है बच्चों कृषि। बैंकिंग भी नहीं होता, पोर्ट भी नहीं है, रेलवे भी नहीं है, जो कौन सा है? कृषि आता है। एग्रीकल्चर है वो, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। पुंग चोलाम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों पर ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में किस राज्य को रिप्रेजेंट करता है? तो ये मणिपुर राज्य को रिप्रेजेंट करता है। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस होता है, मणिपुरी जो क्लासिकल डांस होता है उसमें ये नृत्य किया। मणिपुरी नृत्य कहाँ होता है? पहली बात तो होता है मणिपुर में, ये वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। पुंग चोलाम वहां पे किया। पुंग चोला में क्या होता है? सेम पर्सन के द्वारा क्या क्या किया जा रहा होता है? इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा होता है। वाद्य यंत्र जो होता है वो बजाया जाता है। जो वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट होता है, डांस किया जाता है, डांसिंग की जाती है, और म्यूजिक भी, सिंग ए सॉन्ग, तीनों चीजें एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं। मणिपुरी जो नृत्य करता है उसके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, वो आगे क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देखता, बस अपने ऊपर ध्यान दे रहा होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि मेरे सामने कौन सी घटना घटित हो रही है। वो उनका फोकस, मतलब सीधे सीधे बात करूँ तो वो दर्शकों की आंखों में आंखें डाल के डांस नहीं करता। ये हमारे ऐसे सीजीएल क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा नृत्य है, हमसे पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है, कौन सा नृत्य है जो आंखों में आंखें डालकर नहीं किया जाता, आंखों में आंखें डालकर नहीं किया जाता। तो वो कौन सा नृत्य था? मणिपुरी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा शहर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? ये हमसे पूछा गया भैया। ठीक है, ये कौन करेगा वो देखते हैं। तो ये करने वाला है चीन, चाइना करने वाला है। ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आओ, किस राज्य सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम्बोक आटा परियोजना चलाई है? तो हिम्बोक परियोजना जो चलाई है वो किसने चलाई है? हिमाचल प्रदेश ने चलाई है। किसने चलाई है बच्चों? हिमाचल प्रदेश ने। भारत में राष्ट्रीय अश्व दिवस कब मनाया जाता? तो ये 13 दिसंबर को बच्चों मनाया जाता। तो ऐसे करके हमने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। स्टैटिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो अपना मुझे उम्मीद है कि पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको अपना ध्यान रखना है, जीडी के पेपर को अच्छे से सोल्यूशन को देखना है, करना है, एनालिसिस करना है। और आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।